वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन और एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में नई बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, जहां पर कैबिनेट के द्वारा एक मंजूरी भी मिल चुकी है। मैंने इसके बारे में एक ऑलरेडी आपको वीडियो बनाया था, जहां पे हमने बात की थी 7,808 पदों की वैकेंसी को लेकर, जो कि इमरजेंसी रिस्पांस रूल के अनुसार यानी ERRS के सिस्टम के अनुसार यहाँ पे आप लोग की ये नई बहाली की प्रक्रिया की जाएगी, जहाँ आपको डायल 112 के लिए रिक्रूट किया जाएगा। अब ये डायल 112 क्या है और इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। 19,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इन 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आपका 7,808 पदों का बहाली होगा और बाकी के जो सीट बचेंगे उस पर दूसरे चरण में होगी। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और आपको दे देना चाहते हैं कि आज देखिए 9 जनवरी है और आज 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस जो है सम्मेलन होने वाला है, जो कि 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। और ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि आज ही के दिन, जी हाँ, महात्मा गांधी जो हैं वो आए थे लौटकर भारत। 9 जनवरी सन 1915 महात्मा गांधी की जो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी इनकी हुई थी और उसी की याद में ये आपको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जो लास्ट मनाया गया था यहाँ पे कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था 2021 में, उसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान वर्चुअली। चूँकि कोविड का दौरान चल रहा था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्चुअल लिखा गया है। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अभी आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे इनकी जो कहानी है महात्मा गांधी की, ये गिरमिटिया सत्याग्रह जो कि 23 सितंबर 1913 दक्षिण अफ्रीका में किया इन्होंने सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि भारत का पहला सत्याग्रह था इनका 1917 में, चूँकि 1915 में भारत लौटे थे। और ये बिहार का सत्याग्रह था दोस्तों, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ फिर 15 मार्च 1918 को, जो कि गुजरात में इन्होंने किया। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 22 मार्च 1918 में इन्होंने गुजरात में किया। खिलाफत आंदोलन जो कि नवंबर 1919 से लेकर 1924 तक चला। असहयोग आंदोलन जो कि देश के लिए ये आज़ादी यहाँ पे थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक चला ये। और भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर दोस्तों अगस्त क्रांति जो कि चली 8 अगस्त से 1942 में। तो यहाँ पर ये इनके द्वारा जो किए गए आंदोलन है, इनकी याद में ये प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके लौटने के उपलक्ष्य में, जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका से वापसी थी इनकी, और यहाँ पे इसी के यहाँ पे उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व विश्व युद्ध है ना, युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? इन सब का डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, तो आप लोग वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पूछेगा कि 17वां प्रवासी दिवस, जी हाँ, 2023, याद रखिएगा कब मनाया गया? 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारतीय दिवस है ये, सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे, ये इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रुप में जो है ना, इस बार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि राष्ट्रपति गुयाना के हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। और 17वां जो जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का, इसका विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय दावेदार। तो अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय दावेदार, और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जानकारी थी छोटी सी यहाँ पे। अब चलते हैं इस वैकेंसी के अपडेट को लेकर। देखिए, ये जो वैकेंसी का अपडेट है 2 चरणों में लिया जाएगा। 19,000 की बहाली होगी, ये पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। और यहाँ पे बता दें कि राज्य भर में है ना, डायल 112 यानी कि ERRS, जी हाँ, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो है, इसके दूसरे चरण में शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कि 800 नए
4 पहिए वाहनों के साथ साथ 200 मोटरसाइकिल की भी खरीदी की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और वित्त विभाग से मंजूरी मिलने पर ये आपका अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब जो मुहर लगनी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की लगनी है और ये भी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। और ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ही इसका यह सारा विवरण दिया था और इसी के बाद जो है यहाँ पे इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो RSS जो है ERSS जो है इसमें मोटरसाइकिलें भी शामिल की जा रही हैं ताकि किसी भी मतलब स्थिति में पटना की बड़े क्षेत्र में हो या उन संकरी गलियों में हो आसानी से प्रवेश किया जा सके। कई शहरों में ऐसी गलियां मौजूद होती हैं जहां गाड़ी जो है एंट्री नहीं हो पाती है। साथ ही साथ शहरों में जाम लगने के चलते जो है घटनास्थल पर पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है। इसलिए इसमें मोटरसाइकिलों का भी आवागमन जो है मतलब आवागमन के लिए ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपडेट है यहाँ पर, है ना, कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और किया गया कि साथ ही जो शहरों में जाम की स्थिति होती है उसको भी ध्यान में रखा गया है ताकि घटना स्थल पर आसानी से पहुँचा जा सके। मोटरसाइकिलें खरीदने के संबंधित में प्रस्ताव भी यहाँ पे दिया जा चुका है। इसके अलावा ERSS की जो संचालन सही तरीके से की जा रही है। सिपाही से दरोगा के 19,000 कर्मियों की बहाली यहाँ पे की जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो एक अपडेट दे दिया गया है इसके संबंध में कि इसके अलावा ERSS की संचालन सही तरीके से करने के लिए यहाँ पर सिपाही से लेकर दरोगा तक की 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी। अब ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये बहाली की प्रक्रिया जो है यहाँ पे सिपाही और दरोगा बहाली को भी लेगी और यह बहाली 2 चरणों में होगी। आपको बता दें कि इस बहाली के संबंधित जो है प्रस्ताव के कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अब वित्त विभाग की यहाँ पे मंजूरी मिलनी बाकी है। अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है और इसके साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। और अंत तक पुलिस महकमा में करीब 67 पद बहाल होने हैं और जिसमें कि सिपाही की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके लिए इसकी शुरुआत जो है ERSS में होने वाली बहाली से लेकर की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे बता दें कि पुलिस महकमा जो है नए वर्ष में अपनी क्षमता का विस्तार करने के साथ साथ यहाँ पर ERSS की सुदृढ़ करने पर खास तौर पर ध्यान भी दे रही है। जी हाँ, वर्तमान में अभी बात करें तो डायल 112 में करीब 400 गाड़ियाँ हैं, जी हाँ, जो कि तैनात हैं और जिसमें कि 800 गाड़ियाँ नई आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं जिसकी संख्या बढ़कर यहाँ पे 1200 हो जाएगी। अब 20 से 25 मिनट तक पहुँचेंगी ये सारी प्रक्रियाएं मतलब आपकी घटना स्थल तक। तो इसका जो कार्य है यानी कि जॉब प्रोफाइल है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 112 में आप डायल करेंगे, वहीं पे प्रति वाहन 3 सिपाही आपके साथ में पहुँचेंगे। सिपाही के साथ साथ एक जमादार या दरोगा समेत 4 कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आप घटना स्थल पे देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पहुँचना होगा। 3 सिपाही, एक जमादार या फिर दरोगा हो सकता है जो कि उस घटना स्थल पे पहुँचने का कार्य करेगा। ड्यूटी रहती है इनकी यहाँ पे। और 800 जो नए वाहन आने पर 9,600 कर्मियों की आवश्यकता होगी यहाँ पे। तो 9,600 कर्मियों की आवश्यकता होगी यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहाली सिपाही भर्ती को लेकर देखी जाएगी। तो इनका भी कार्य यही रहेगा, रिपोर्ट करना, घटना स्थल पर पहुँचना और सबसे अच्छा रिपोर्ट करके उनका जो है एक डेटाबेस तैयार करना कि इस घटना पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अगर इस तरीके से आगे चलकर इन फ्यूचर कभी भी मतलब वैसी घटनाएं होंगी तो सबसे पहले उस जगह को चिन्हित करके वहाँ पे जांच की जाएगी कि कहीं वहीं से तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारे कार्य होते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को लेकर अभी आगे भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन जो इसका जॉब प्रोफाइल है ये यही कहता है कि सिपाही और दरोगा जैसी ही बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे ली जाएगी। आपको ड्यूटी पे तैनात रहना होगा और ड्यूटी आपकी जो होगी 24 घंटे की ही होगी। जी हाँ, कभी भी आपको कॉल आ सकता है, आपको तैयार रहना है। बट ये जो ड्यूटीज़ होंगी वो शिफ्ट वाइज होंगी। जैसे कि पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो शिफ्ट वाइज ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। और आगे बताया जा रहा है कि 12 कर्मियों ड्यूटी सहित रहेंगे यहाँ पे। 800 नए वाहनों के आने पर यहाँ पे 9,600 कर्मियों की आवश्यकता होगी यहाँ पे। इसके अलावा इसे संचालित कर रहे हैं जो कमांड है उन सेंटर्स पर भी करीब 300 कर्मियों की कार्यरत हैं, जहाँ पे 90 की संख्या में 3 शिफ्ट की ड्यूटी लगती है। तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो 90 की शिफ्ट में लगती है और ये 3 शिफ्ट में इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। इसमें कॉल टेकर होता है
और डिस्पैचर होता है, जैसे कि जो कॉल उठाया है ना, वो डिस्पैच किया किसको भाई, तो उन पुलिसकर्मियों को डिस्पैच किया जो कि इस बहाली में शामिल थे और मतलब इस ड्यूटी में शामिल हैं। और 800 तक यहाँ पे जो है इनकी संख्या करने की योजना भी सरकार बना रही है ना, कि यहाँ पे ये 800 हो जाए तो क्षमता बढ़ने पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो यहाँ पे कुछ और भी पदों की जहाँ विवरण यहाँ पे आएंगे, मतलब कि जो भी आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पे जॉब होगा जो कि आपको यहाँ पे देख रेख में रखा जाएगा। तो इन सभी पदों पर भी आगे चलकर बहाली आने वाली हैं। फिलहाल तो यहाँ पे 19,000 की बहाली की प्रक्रिया के बारे में अपडेट दिया गया है, लेकिन ये 19,000 की बहाली की प्रक्रिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस में दरोगा और सिपाही की बहाली की अपडेट दिए गए हैं। बाकी अन्य बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से ही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये बिहार में पुलिस वैकेंसीज को लेकर 19,000 पदों पर 2 चरणों में भी जॉब प्रोफाइल हमने बताया आपको यहाँ पे किस तरह का होगा। और आज है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका सम्मेलन हो रहा है 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में, जिसके अतिथि हैं मोहम्मद इरफान अली। और यहाँ का जो इस बार का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय दावेदार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी हुई थी, इसलिए दिवस में ये प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। आपके कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।